हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। मैं आज आपको 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। आज मैं जो आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 3A से है। मैंने चैप्टर 3 को यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, उसे 3A, 3B और 3C में डिवाइड कर दिया गया है। पहले वाले पार्ट में अपन विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे और जो तीसरा वाला पार्ट है उसमें हम विभव मापी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपन ने 3 डिवाइड किए हुए। आज हम पढ़ने वाले विद्युत धारा के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये कई बार पेपरों में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पेपर में इन क्वेश्चनों के आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में करवाने वाला हूं। और इस चैप्टर के जो डेरिवेशन है वो मैंने पहले ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। मैंने वहां पर उन क्वेश्चनों को पूरा सोल्व करवा रखा है। आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करके लिंक पर क्लिक करके उन डेरिवेशन के क्वेश्चन जो हैं वो आप देख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वो डेरिवेशन आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं यहाँ पे थ्योरिकल क्वेश्चन, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरीके से आसान लैंग्वेज में आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, उसका सूत्र क्या होता है और मात्रक क्या होता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन, विद्युत धारा क्या होती है इसे समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे विद्युत धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसे कहते हैं हम विद्युत धारा। आवेश बहने की दर को क्या कहते हैं, हम विद्युत धारा कहते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपन ने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश बहने की दर। आवेश बहने की जो दर होती है उसे कहते हैं हम विद्युत धारा। इसे हम आई से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है विद्युत धारा बराबर आवेश बहने की दर, मतलब आवेश बटे समय। दर को कैसे दर्शाएंगे अपन, यहाँ पे दर मतलब समय से भाग देना, तो विद्युत धारा बराबर हो जाएगा आवेश बटे समय। धारा को आई से दर्शाते हैं, आवेश को क्यू से दर्शाते हैं, समय को टी से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सूत्र है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आई बराबर क्यू बटे टी। प्यारे स्टूडेंट्स, विद्युत धारा की परिभाषा क्या होगी, आवेश बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसे आई से दर्शाते हैं। विद्युत धारा बराबर हो जाएगा आवेश बटे समय। यहाँ पर विद्युत धारा को आई से दर्शाएंगे, आवेश को क्यू से और समय को टी से दर्शाएंगे। अब विद्युत धारा का जो मात्रक है वो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, यहाँ पे इसके सूत्र से ही मैंने आपको मात्रक बनाना सिखाया है। यहाँ पे लिख देंगे Q का मात्रक बटे नीचे लिख देंगे T का मात्रक। अब जो Q है, Q क्या होता है, आवेश होता है। तो आवेश का जो मात्रक है उसे कैसे दर्शाते हैं, आवेश के मात्रक को हम बोलते हैं कूलाम। और समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। तो ये लिख दिया हमने कूलाम बटे सेकंड। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड वो काहे का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। इसे एक शब्द में एम्पियर भी लिखा जाता है। एक शब्द में क्या लिख देंगे, इसे हम एम्पियर लिख देंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे विद्युत धारा की परिभाषा क्या बनेगी, आवेश बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पे विद्युत धारा का सूत्र क्या होगा, आवेश बटे समय, मतलब आई बराबर क्यू बटे टी। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर या फिर कूलाम प्रति सेकंड। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक जो है वो पूरा हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं अनुगमन वेग की डेफिनेशन। तो देखो यहाँ पे अनुगमन वेग क्या होता है, यहाँ पे मैं बता दूं, अनुगमन वेग जो है, जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते, मान लो ये हमारा एक तार है और इसके अंदर हमने क्या प्रवाह कर दी, धारा प्रवाहित कर दी, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, इसमें पहले जो इलेक्ट्रॉन थे, है ना, उनका जो वेग है वो परिवर्तित हो जाता है। कब, जब हम यहां से धारा प्रवाहित करते हैं। ये क्या हमारा एक तार है और ये नीचे क्या है, इसमें अंदर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन।
तो जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनों का वेग परिवर्तित हो जाता है। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का वेग परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इनका औसत वेग ज्ञात किया जाता है। इसलिए क्या करते हैं? इनका औसत वेग ज्ञात करते हैं। उस औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd से दर्शाते हैं। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का वेग परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इनका औसत वेग ज्ञात करते हैं। इस औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं और इसे Vd से दर्शाते हैं। देखो V अपन कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिख देंगे और उसके पैरों में क्या लगा देंगे? छोटा सा d बना देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा अनुगमन वेग। तो प्यारे स्टूडेंट्स, क्या होगी डेफिनेशन अनुगमन वेग की? जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का वेग परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ज्ञात करते हैं। इस औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये थी हमारी अनुगमन वेग की डेफिनेशन। यहाँ पे हमारे दो टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुके हैं। अब अपन पढ़ने वाले हैं धारा घनत्व की डेफिनेशन। यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। अनुगमन वेग और धारा घनत्व में जो संबंध वाला क्वेश्चन है, जो डेरिवेशन हम करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। आप इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा क्योंकि डेरिवेशन भी हमारे आती है। यहाँ पे सिर्फ थ्योरिकल क्वेश्चन से ही नहीं, हमें डेरिवेशन क्वेश्चन भी कवर करने होंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही करवा दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके डेरिवेशन देख सकते हैं। मैंने सारे चैप्टर के लिंक वहां पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे थ्योरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारे दो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा जो तीसरा वाला टॉपिक है वो है धारा घनत्व। धारा घनत्व। अब धारा घनत्व क्या होता है? तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। विद्युत धारा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। किसे कहते हैं धारा घनत्व? विद्युत धारा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। विद्युत धारा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। विद्युत धारा और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इन दोनों के ये जो अनुपात है, अनुपात मतलब बटे, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? अपन धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से दर्शाते हैं। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, J बराबर I बटे A। यहां पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? J बराबर I बटे A। ये J जो है ये क्या है? हमारा धारा घनत्व है। धारा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो डेफिनेशन बहुत ही सरल है। विद्युत धारा तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से दर्शाते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये थी हमारी धारा घनत्व की परिभाषा। अब बात करते हैं अपन प्रतिरोध की। प्रतिरोध किसे कहते हैं और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखो, यहाँ पे हम देखने वाले हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध ऐसे ही आपको पता चल रहा होगा, ये अवरोध है ना? जो धारा के मार्ग में अवरोध आता है उसे ही क्या कहते हैं? अपन प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे प्रतिरोध से ही आपको नाम पता चल जाना चाहिए कि हम अवरोध के बारे में बात करते हैं। अवरोध मतलब जो रोकता है। अवरोध किसे कहते हैं? जो रोकता है। तो यहाँ पे प्रतिरोध किसे कहेंगे? जो धारा को रोकेगा, है ना? जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं हम प्रतिरोध। क्या कहते हैं? उसे प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में जो अवरोध आता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। ओम के नियम में भी अपन ने प्रतिरोध के बारे में सुना था। V बराबर होता है IR। तो वहां पे R क्या है? प्रतिरोध है ना? वो भी अपन ओम के नियम में समझेंगे। लेकिन प्रतिरोध की डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे? जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से दर्शाते हैं। ठीक है? इसका जो मात्रक है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। इसे इस प्रकार के साइन से दर्शाते हैं। ठीक है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को 4 कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। कितने कारक प्रभावित करते हैं? 4 कारक प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। अब वो 4 कारक कौन कौन से मैं आपको बता दूं। यहाँ पर वो 4 कारक है। पहला है लंबाई पर। किसकी लंबाई पर? तार की लंबाई पर। हम जिस तार में धारा बहा रहे हैं उसकी लंबाई पे भी प्रतिरोध डिपेंड करता है। दूसरा होता है प्रकृति पर। किसकी प्रकृति? तार की।
तार की, तार मतलब चालक, जो भी हमें दिया गया वहां पर, चालक की प्रकृति पर। तीसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, काट के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर। और चौथा है ताप पर। ये चार ऐसे कारक हैं जिस पर प्रतिरोध जो है वो निर्भर करता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, पहला क्या है, लंबाई पर। दूसरा क्या है, चालक तार की प्रकृति पर, मतलब जो चालक दिया गया, जो भी हमें दिया गया जिसमें हमें धारा प्रवाहित करनी है उसकी प्रकृति पर। तीसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। और चौथा है ताप पर। इन चारों कारक पर जो है प्रतिरोध डिपेंड करता है, मतलब निर्भर करता है। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो प्रतिरोध किसे कहते हैं, चालक तार में बहने वाली धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है, इसे आर से दर्शाते हैं। किसको, प्रतिरोध को, प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं। यह चार कारकों पे निर्भर करता है। नंबर 1 लंबाई पर, नंबर 2 तार की प्रकृति पर, नंबर 3 अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और नंबर 4 ताप पर। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा चौथा वाला टॉपिक था वो कवर हो चुका है। अब बात करते हैं चालकता किसे कहते हैं। तो यहाँ पे चालकता की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, देखो बहुत ही सरल है। चालकता किसे कहते हैं, चालकता कहेंगे अपन प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, चालकता है ना, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, मतलब प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को मतलब 1 के बटे में लिखते हैं प्रतिरोध को, तो हमें चालकता यहां पर प्राप्त हो जाएगी। तो चालकता किसे कहेंगे, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। अब इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक देखो, इस मात्रक प्रतिरोध का ओम था, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, 1 बटे ओम, 1 बटे ओम। या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स भी हो सकता है। इसका साइन कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ओम इनवर्स। ठीक, या फिर ओम इनवर्स को अपन मो भी बोल सकते हैं, मो। तो यहाँ पे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आपको बताया प्रतिरोध किसे कहते हैं, धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। यह 4 कारकों पर निर्भर करता है, लंबाई पर, तार की प्रकृति पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और ताप पर। यहाँ पे प्यारे स्टूडेंट्स, अगली जो डेफिनेशन थी वो थी हमारी चालकता। चालकता किसे कहेंगे अपन, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक ओम इनवर्स होता है, या फिर इसे हम मो भी बोल सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे चालकता तक हमारे जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुके हैं। अब बात करते हैं अपन विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता की, है ना। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं या विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, ये अब हम समझने जा रहे हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही सरल लैंग्वेज में करवाने वाला हूं। चलिए देखते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा, बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है, मैं आपको बहुत ही सरल लैंग्वेज में बताऊंगा। एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के एकांक लंबाई में उपस्थित, एकांक लंबाई में उपस्थित प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बस इतना सा आपको याद करना है। एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के एकांक लंबाई में उपस्थित प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं अपन, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं, इसे रो से दर्शाते हैं। प्यारे स्टूडेंट, एक बार फिर मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के एकांक लंबाई में उपस्थित प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इसे रो से दर्शाते हैं। अब बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है।
तो प्यारे स्टूडेंट्स, विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, मात्रक वो होगा हमारा ओम इनटू मीटर। डेफिनेशन क्या होगी? एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के एकांक लंबाई में उपस्थित प्रतिरोध को ही हम क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से दर्शाते हैं और इसका मात्रक क्या है? ओम इनटू मीटर है। अब बात करते हैं हम विशिष्ट चालकता की। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, देखो चालकता जो था वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम था, विशिष्ट चालकता जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो जाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसका मात्रक क्या होगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा, इन पे इनवर्स लग जाएगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही सरल है विशिष्ट चालकता की परिभाषा। किसे कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक ओम इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स होगा। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी दो डेफिनेशन एक साथ क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं हम किरचॉफ के प्रथम नियम की। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं अपन? किरचॉफ का प्रथम नियम। तो यहाँ पे किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो तो बहुत सरल है, थोड़ा सा दूसरे नियम में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से उसे करवा दूंगा। किरचॉफ का प्रथम नियम, तो किसी विद्युत परिपथ में, यहां पे किरचॉफ का प्रथम नियम हम पढ़ने जा रहे हैं। किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर आने वाली तथा जाने वाली, देखो ये दो धाराएं जो है वो आ रही है और ये दो धाराएं जा रही है, I1 I2, इनको नाम दे दिया I3 I4। तो किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर या संधि पर आने वाली तथा जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का, समस्त विद्युत धाराओं मतलब I1 I2 I3 I4 समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय, बीजगणितीय का मतलब जो आने वाली वो प्लस की और जो जाने वाली है वो माइनस की, ये कर दिया हमने बीजगणितीय। इन बीजगणितीय योग जो है वो शून्य होता है। पहले नियम में ये बताया गया था किसी विद्युत परिपथ में संधि पर आने वाली तथा जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आप ये डायग्राम बना सकते हो, उसके बाद ये एक इक्वेशन इसमें लिख सकते हो। क्या होता है पहला नियम? किरचॉफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किरचॉफ का पहला नियम है किसी विद्युत परिपथ में संधि पर, संधि मतलब जहां पर उन्हें सबको जोड़ा जाता है, किसी विद्युत परिपथ में संधि पर आने वाली तथा जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वो शून्य होता है। प्यारे स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा किरचॉफ का पहला नियम। अब बात करते हैं हम किरचॉफ के दूसरे नियम की। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम किरचॉफ का दूसरा नियम मतलब द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम जो है वो भी बहुत सरल है। किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल में, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल में, बंद जाल में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, उसके संगत प्रतिरोध, बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित, उस परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल के, विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये था हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, क्या था दूसरा नियम? किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध। एक तो देखो यहाँ पे ओम का नियम से हम इसे समझ सकते हैं, बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
आई आर बराबर क्या होता है, वी होता है ओम के नियम में। देखो सिर्फ एक हिंट बता रहा हूं मैं याद रखने की, वी बराबर क्या होता है आई आर। लेकिन ये जो वी है ये समानुपाती होता है किसके, ई के, मतलब वी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, ई लिख सकते हैं। तो यहां से हमें किरचॉफ का दूसरा नियम याद रहता है कि बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के, ई से हम कैसे दर्शाते हैं, विद्युत वाहक बल को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बहने वाली धारा, ये आई क्या है, बहने वाली धारा है, बहने वाली धारा। और ये जो आर है ये क्या है, प्रतिरोध है। और इन दोनों का क्या करा हमने, गुणा किया, यहाँ पे इन दोनों का क्या कर दिया, गुणा। तो किसी परिपथ के बंद जाल में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, उनमें दोनों में इधर की साइड में हमें बीजगणितीय बोलना है, उधर भी हमें क्या बोलना है, बीजगणितीय बोलना है। तो ध्यान रखिएगा, किसी बंद जाल में, किसी परिपथ के, किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, संगत प्रतिरोध का मतलब ये होता है कि जो उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित, अब उधर आ जाएंगे, उस परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल के, ये ई क्या है हमारा, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, उस परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मैं प्यारे स्टूडेंट्स एक बार और बता रहा हूं, बहुत ही सरल लैंग्वेज में बताया मैंने आपको कि क्या होता है हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम, किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये था हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम। यहाँ पे किरचॉफ का दूसरा नियम और पहला नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इन दूसरे नियम को हम किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, वोल्टता नियम भी कहते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम को। इसके अलावा जो है किरचॉफ का जो पहला नियम है इसे आवेश संरक्षण का नियम, और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। पहले नियम को क्या बोलते हैं अपन, आवेश संरक्षण का नियम, और जो दूसरा नियम है उसे क्या कहते हैं हम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। और इसके अलावा इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं, वोल्टता, किरचॉफ का वोल्टता का नियम। अभी जो पेपर हुआ था इसके पहले 2022 में, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था किरचॉफ का वोल्टता का नियम बताइए। तो बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन हुआ था कि किरचॉफ का वोल्टता का नियम कौन सा है। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उसे ही किरचॉफ का वोल्टता का नियम कहते हैं। किरचॉफ का ऊर्जा संरक्षण का नियम भी दूसरा नियम ही होता है। यहाँ पर आवेश संरक्षण का नियम आपसे बोल दिया है, तो किरचॉफ के पहले नियम को ही आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। प्यारे स्टूडेंट इनमें कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा, बहुत ही यहाँ पे अलग अलग टाइप के लैंग्वेज में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन हमें आते हुए भी हम उन्हें भूल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण का नियम है, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है, और यहाँ पर किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उसे वोल्टता नियम भी कहते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये यहाँ पर हमारे दोनों टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुके हैं। मैं एक बार और बता दूं, किरचॉफ का पहला नियम क्या है, किसी विद्युत परिपथ में संधि पर आने वाली तथा जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यहाँ पे किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत की। तो व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, यहाँ पर आपने देखा होगा व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत में हम क्या करते हैं, चार प्रतिरोध लेते हैं। ये बनाया अपन ने समांतर एक चतुर्भुज, उस समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं में हम क्या करते हैं, एक चारों भुजाओं में चार प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। यहाँ पे चार हमने प्रतिरोध जोड़ दिए, इस तरीके से हमने चार प्रतिरोध क्या कर दिए, यहाँ पर जोड़ दिए। एक विकर्ण में सेल और कुंजी जोड़ देते हैं, और दूसरे विकर्ण में धारामापी और यहाँ पर एक और कुंजी जोड़ देते हैं। ठीक है, इनको नाम देते हैं पी, इसको क्यू, इसको आर, इसको एस। ठीक है, इनमें धारा वारा सब ये हम वहां पे जब सिद्ध करते हैं तो ये मैंने आपको करवा रखा है, आप डेरिवेशन में देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर थ्योरिकल। ठीक है, यहाँ पे व्हीट स्टोन जो है उसका सिद्धांत क्या होता है। तो व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, यहाँ पे बताया था कि संतुलन की स्थिति में, किसकी स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, दो संलग्न भुजाओं
के प्रतिरोधों का अनुपात। संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति किसे कहेंगे? जब धारामापी में से कोई धारा नहीं बहेगी, उस समय हम कहते हैं संतुलन की स्थिति। यहाँ पे हम दोनों कुंजियां दबाते हैं, जैसे ये K1 है, ये K2 है, हम दोनों कुंजियां दबाकर इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि धारामापी में से कोई धारा नहीं बहती है। उस समय उस स्थिति को बोलते हैं हम संतुलन की स्थिति। तो संतुलन की स्थिति में दो संलग्न भुजाओं, ये दोनों कौन सी भुजाएं? संलग्न भुजाएं। तो दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी बची है? ठीक है, इन दोनों दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे हमारा जो नियम है वो ये कहता है कि P/Q बराबर R/S। संतुलन की स्थिति में दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यहां पर हमने बोला कि दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। कब? संतुलन की स्थिति में। तो ये बताया था व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत में। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, संतुलन की स्थिति में दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये कहीं बताया था? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत में बताया था। अब बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स हम ओम के नियम की, कि ओम का नियम क्या होता है और उसकी सीमाएं क्या होती है। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टॉपिक, ओम के नियम की सीमाएं कई बार पेपर में पूछी जा चुकी हैं, तो याद रखिएगा ओम के नियम की सीमाएं क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे ओम का नियम क्या होता है। तो देखो इधर, ये एक चालक तार है, मैं बहुत ही सरल लैंग्वेज में बता रहा हूं। तो जब इस चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस चालक तार के सिरों पर विभव उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? इस चालक तार के सिरों पर विभव उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा विभव। ठीक है, तो ये जो सिरों पे उत्पन्न विभवांतर है, ये इस देखो ये दोनों क्या है? विभव, और इनका अंतर निकालने तो क्या बन जाएगा? विभवांतर। तो सिरों पर उत्पन्न विभवांतर या विभव उस चालक तार में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यहाँ पे लिखेंगे V समानुपाती I। ओम का नियम क्या कहता है? जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। इसे बराबर करने के लिए हम एक नियतांक लगाते हैं R। ये R क्या है? यहाँ पर एक नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। इस चालक तार में कितना प्रतिरोध है ये हमें यहाँ से पता चल जाता है। तो ओम का नियम क्या कहता है? जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक तार में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये बताया था किसने? ओम ने। तो ये तो था हमारा ओम का नियम। अब ओम के नियम की दो सीमाएं होती है। कितनी सीमाएं होती हैं? दो सीमाएं होती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर हमें याद रखना है। ओम के नियम की दो सीमाएं हैं। अब वो दो सीमाएं कौन कौन सी हैं ये जरा ध्यान रखिएगा। तार का ताप नियत रहे तथा तार में विकृति उत्पन्न ना हो। यहां पर दो हमारे ओम के नियम की सीमाएं हैं। काय के नियम की? ओम के नियम की सीमाएं हैं। ओम के नियम की सीमाएं। तो ओम के नियम की सीमाएं कौन कौन सी है? जो तार का ताप है वो नियत रहना चाहिए, ना तो वो बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। तार का ताप जो है वो नियत रहना चाहिए। और दूसरा है तार में विकृति उत्पन्न ना हो। तार में कोई भी विकृति मतलब उसका आकार परिवर्तित नहीं होना चाहिए, जैसा है वो वैसा ही रहना चाहिए। ये जो ओम के नियम की दो सीमाएं हैं, यदि ये होती हैं तो ही हमारा ओम का नियम यहाँ पर चलता है, वरना ओम का नियम यहाँ पर सत्य नहीं हो पाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट, ओम के नियम की दो सीमाएं कौन कौन सी होती हैं? तार का ताप नियत रहे, तार में विकृति उत्पन्न ना हो। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये था हमारा ओम का नियम। अब बात करते हैं हम ओमी
तथा अनओमी प्रतिरोध की। ओमी प्रतिरोध क्या होता है और अनओमी प्रतिरोध क्या होता है? बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। जो ओम के नियम का, ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमी प्रतिरोध कहते हैं, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करता उसे अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। जो ओम के नियम का पालन करे उसे ओमी, तथा जो ओम के नियम का पालन ना करें उसे अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। और जिस परिपथ में ये जोड़े जाते हैं, देखो यहां पे हमारे पास दो प्रतिरोध है, एक है ओमी प्रतिरोध, ओमी प्रतिरोध, और दूसरा होता है अनओमी प्रतिरोध, अनओमी प्रतिरोध। तो यहाँ पे दो तरीके के हमारे पास प्रतिरोध है, एक होता है ओमी प्रतिरोध और एक अनओमी। जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमी प्रतिरोध कहलाते हैं, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते वो अनओमी प्रतिरोध कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि ओमी परिपथ क्या होता है और अनओमी परिपथ क्या होता है। तो देखो, जिस परिपथ में ओमी प्रतिरोध जोड़े जाते हैं उस परिपथ को ओमी परिपथ कहते हैं, और जिस परिपथ में अनओमी परिपथ जोड़े जाते हैं, एक परिपथ होता है जिसके अंदर ये लगाए जाते हैं, तो जिस परिपथ में ये लगाए जाते हैं उस परिपथ का नाम इनके आधार पर ही रखा जाता है। जैसे ये हमने किसी परिपथ के अंदर लगा दिया, ओमी प्रतिरोध जिस परिपथ में लगाए जाते हैं उस परिपथ को ओमी परिपथ कहते हैं, और जिस परिपथ में अनओमी प्रतिरोध लगाए जाते हैं उस परिपथ को अनओमी परिपथ कहते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने समझा जो ओम के नियम का पालन करता है उसे क्या कहते हैं अपन? ओमी प्रतिरोध कहते हैं, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम कहते हैं अनओमी प्रतिरोध। अब बात करते हैं विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? प्यारे स्टूडेंट, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, विद्युत वाहक बल किसे कहेंगे? आवेश को प्रवाहित करने के लिए, आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या जितना कार्य करना पड़ता है ना, किसको? आवेश को। आवेश को प्रवाहित करने के लिए, प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है उस कार्य को या उस ऊर्जा को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। किसी चालक तार में आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या जितना कार्य करना पड़ता है उस कार्य को या उस ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे हम कैपिटल ई से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? हम इसे कैपिटल ई से दर्शाते हैं, या फिर कहीं कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा EMF। यहाँ EMF से भी विद्युत वाहक बल को दर्शाया जाता है। प्यारे स्टूडेंट्स, इसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम होता है, और जूल प्रति कूलाम को एक शब्द में वोल्ट भी बोला जाता है। इसका जो मात्रक है, मात्रक वो होता है जूल प्रति कूलाम, या फिर इसे एक शब्द में वोल्ट भी बोला जाता है। वोल्ट, जूल प्रति कूलाम बोल दो या फिर इसे वोल्ट बोल दो। कहीं कहीं पे ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलता है आपको विद्युत वाहक बल का मात्रक बताइए। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट। तो प्यारे स्टूडेंट्स, किसे कहेंगे विद्युत वाहक बल? आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितना कार्य करना पड़ता है, उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट होता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने 3A के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको देखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा सेल पे आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, और तीसरे वाले इसका जो 3C जो पार्ट में बनाऊंगा उसमें आपको बताने वाला हूं कि जो विभव मापी है उसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। डेरिवेशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप सारे डेरिवेशन देख सकते हैं और बहुत ही सरल लैंग्वेज में
में मैंने वहां पर आपको समझाया है। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपके 12th क्लास के फिजिक्स की पूरी 100% प्रिपरेशन करवाऊंगा। बस उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।